तो कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कल क्या पढ़ा था कि यदि किसी पार्टिकल को हम ग्राउंड से किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं और वो थीटा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो किसी पार्टिकल को हम ग्राउंड से किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर गिर जाती है। ठीक है। और हम इस पार्टिकल के मोशन को ही हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? तो इस पार्टिकल के मोशन को ही हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके। हमने आपको कल ये भी बताया था कि मान लो पार्टिकल के द्वारा मैक्सिमम हाइट अटेंड जो की गई है वो है ये क्या है? तो पार्टिकल के द्वारा मैक्सिमम हाइट अटेंड किया गया। ठीक है, हाइट है। ये क्या है? तो मैक्सिमम हाइट h है। ये क्या है? तो मैक्सिमम हाइट h है। मान लो पार्टिकल का ये वाला क्या है? मैक्सिमम हाइट है, h मैक्स। इसको मैं लिख दे रहा हूँ h मैक्स। तो पार्टिकल ने इतनी मैक्सिमम हाइट अटेंड की, इसके बाद पार्टिकल आगे के डिस्टेंस जरूर ट्रेवल कर रहा है, बट इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इस हाइट से ऊपर नहीं जा रहा है, इसीलिए इस हाइट को बोला गया है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। ओके। अब देखो, पार्टिकल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? तो ये वाला है। पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया और पार्टिकल कहाँ पर गिरी? जाके इस पॉइंट पी पर गिरती है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो पार्टिकल समय लगाती है ना, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग टाइम। तो असेंडिंग टाइम क्या हो जाएगा? द टाइम taken by the particle to reach the maximum height is called ascending time। पार्टिकल ने पॉइंट ओ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना समय लगाया, उस समय को बोलते हैं हम असेंडिंग टाइम। ठीक है। एक होता है डिसेंडिंग टाइम। वो क्या होता है? तो मैक्सिमम हाइट से इस पॉइंट पी तक पहुंचने में पार्टिकल जितना समय लेती है ना, उस टाइम को हम बोलते हैं डिसेंडिंग टाइम। मतलब मैक्सिमम हाइट से पार्टिकल ग्राउंड तक आने में जितना समय लेती है ना, उस समय को हम बोलते हैं डिसेंडिंग टाइम। तो इसको भी लिख दीजिए, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to reach the ground from maximum height is called descending time। डिसेंडिंग टाइम। ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि पॉइंट ओ से मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल पहुंचने में जितना समय लेती है ना, उस समय को हम बोलते हैं असेंडिंग टाइम। और मैक्सिमम हाइट से पॉइंट पी तक आने में पार्टिकल जितना समय लेती है, उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग टाइम। ठीक है। नेक्स्ट, जो असेंडिंग टाइम होती है ना, मतलब पार्टिकल पॉइंट ओ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना समय लेती है, उतना ही समय पार्टिकल लेती है मैक्सिमम हाइट से पॉइंट पी तक पहुंचने में। पार्टिकल पॉइंट ओ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लेती है, उतना ही पार्टिकल समय लेती है मैक्सिमम हाइट से पॉइंट पी तक पहुंचने में। मतलब जो असेंडिंग टाइम होता है ना, वो डिसेंडिंग टाइम के बराबर होता है। पार्टिकल का असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो लिख दीजिए, असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम। असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों आपस में बराबर होते हैं।
देखो तुम प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान से कल कल जो हमने आपको पढ़ाया था ना, वहाँ से लेकर के आज तक ध्यान से समझते जाओ, तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तुम प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे न्यूमेरिकल्स को बना लोगे। बस कंडीशन इतनी है कि जो मैंने कल पढ़ाया था और जो आज पढ़ाऊँगा, और या फिर जो आज पढ़ा रहा हूँ, इन सभी बातों को आप एक एक लाइन ध्यान से समझते चले जाइए। तो असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम। अब हम फाइंड करते हैं कि असेंडिंग टाइम क्या होगा, पार्टिकल का असेंडिंग टाइम क्या होगा। असेंडिंग टाइम, असेंडिंग टाइम देखो, चलो फाइंड करते हैं असेंडिंग टाइम क्या होता है। हम सोचने जा रहे हैं पॉइंट ओ से मैक्सिमम हाइट तक सोचेंगे, पॉइंट ओ से मैक्सिमम हाइट तक सोचेंगे। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v बराबर u प्लस g इंटू टी, होती है ना। यस, देखो मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इतना आप जानते हो, मैंने कल ही बता दिया था कि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है। तो मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। इसको कर दे जीरो। ये रहा u, आप जानते हो ये है u ना, ये जो u है मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। u क्या है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है। तो जो u है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो इस u का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वो क्या होगा u cos थीटा, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हो जाएगा u sin थीटा। हो जाएगा ना, कल ये सब हमने बता दिया था। तो तुम मुझे ये बताओ कि मैक्सिमम हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, u sin थीटा कि u cos थीटा। u cos थीटा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है ना, और u sin थीटा किधर लग रही है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो u sin थीटा। तो यहाँ पे u की जगह पे क्या लिख देंगे, u sin थीटा। u sin थीटा लिखेंगे, u नहीं लिखेंगे, u को तो हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। इस तरह से u खत्म हो गया, समझ लो u है ही नहीं। अब आपको क्या सोचनी है, u cos थीटा u sin थीटा के बारे में सोचनी है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, u sin थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यही लग रहा है। u cos थीटा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है ना, तो ये पार्टिकल को किसी कोई हाइट डेप्थ प्रोवाइड कर पाएगा क्या, पार्टिकल को किसी हाइट पर ले जा सकता है u cos थीटा, नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है। पार्टिकल को ऊंचाई तक कौन पहुंचाएगा, तो u sin थीटा, क्योंकि यही वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है। तो u के जगह पर क्या लिख देंगे, u sin थीटा, u sin थीटा, प्लस का साइन वैसी रहने देंगे। हमने आपको बता रखा है कि डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन एज्यूम करते हैं। देखो u sin थीटा किधर है, u sin थीटा क्या इनिशियल वेलोसिटी ना, u sin थीटा का डायरेक्शन ऊपर है, मतलब हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है ना, जी किधर लगती है, नीचे लगती है ना, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस जी इंटू टी को हम कर देते हैं टी ए मतलब असेंडिंग टाइम। यही तो आपको निकालना है, असेंडिंग टाइम। पॉइंट ओ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में पार्टिकल कितना समय लगती है वही निकालना है। इसको हमने डिनोट कर दिया टी ए से। यहाँ से हम लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस 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 जी टी ए। बाकी को इधर करूँ क्या, नहीं इधर ही कर देता हूँ। यहाँ से हम लिख सकते हैं जी इंटू टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। यस, बाकी को मैं इधर कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लिख देंगे टी ए, ठीक है, असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, अपॉन में जी। जहाँ पर टी ए क्या है, तो असेंडिंग टाइम है, टी ए क्या है, असेंडिंग टाइम।
ठीक है क्या, असेंडिंग टाइम। और यू जानते हो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है, कल हमने आपको बता रखा है, ये थीटा, ये रहा थीटा, ग्राउंड से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं थीटा। जी जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। असेंडिंग टाइम, तुम बता सकते हो डिसेंडिंग टाइम क्या होगा? यदि मैं बात करूं असेंडिंग डिसेंडिंग टाइम के, तो डिसेंडिंग टाइम क्या हो जाएगी? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिसेंडिंग टाइम। डिसेंडिंग टाइम क्या हो जाएगी? क्योंकि क्योंकि सिंस असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम। असेंडिंग टाइम को हमने टी से तो डिनोट कर ही रखा है, डिसेंडिंग टाइम को हमने टी डी से डिनोट कर दिया है। डिसेंडिंग टाइम को हमने टी डी से डिनोट कर दिया है। तो हम जानते हैं असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम। तो डिसेंडिंग टाइम कितना हो जाएगा? मैं यदि बात करूँ डिसेंडिंग टाइम की तो कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा असेंडिंग टाइम के बराबर, जो कितना है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो तुम्हारा असेंडिंग टाइम भी आ गया और डिसेंडिंग टाइम आ गया, तो इसको आप नोट कीजिए। तो चलिए, हमारा असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों आ चुका था, और वो कितना था? यू साइन थीटा अपॉन में जी। देखो ये रहा यू साइन थीटा, इसको डिवाइड कर देना है जी से, आपको असेंडिंग टाइम या डिसेंडिंग टाइम निकल जाएगी। ये रहा ना यू साइन थीटा, इसको जी से डिवाइड कर दो, तुमको असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों मिल जाएगी। अब एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? तो कल हमने आपको बता रखा था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। क्या बताया था हमने? कि पार्टिकल पॉइंट ओ से इस पाथ को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पी तक पहुंचने में जितना समय लगाती है, उसी समय को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब पार्टिकल जितने समय के लिए मोशन करती है, उस पूरे टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब पार्टिकल यहाँ से फेंकने के बाद वापस कितनी देर के बाद ग्राउंड पर गिरती है, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जो आपको समझ में आए उसी को समझ लीजिए, हमने 3 को डेफिनेशन बता दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम डिनोट कर देते हैं टी से। ठीक है, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट है। हमने कहा पार्टिकल पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक पहुंचने में जितना समय लगाती है, उसी को बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो पार्टिकल पॉइंट ओ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लेती है? कितना समय लेती है? जितना भी समय लेती है उसको बोलते हैं हम असेंडिंग टाइम टी ए। पार्टिकल पॉइंट ओ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लेती है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग टाइम, जिसको हमने टी ए से डिनोट कर दिया। प्लस प्लस इसमें जोड़ देंगे मैक्सिमम हाइट से पॉइंट पी तक पहुंचने में जो कितना समय लेती है, जितना भी समय लेती है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग टाइम टी डी। तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से पॉइंट पी तक पहुंचने में जितना समय लेती है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग टाइम, जिसको हमने डिनोट कर रखा है टी डी से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगी? तो असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम, असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम, असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम। तो इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम। ठीक है, असेंडिंग टाइम तुमने कितना निकाला था? तो वो था यू साइन थीटा अपॉन में जी, ये निकाला था ना। प्लस डिसेंडिंग टाइम, वो भी कितना निकाला था? वो भी यही आया था, यू साइन थीटा अपॉन में जी। यहाँ से आप टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। जहाँ पर टी क्या है? टी क्या है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। जी क्या है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। यू यू इज द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, थीटा ये रहा थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसी को बोलते हैं थीटा, वही होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। जी जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मिल गया आपको टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन में जी। चलो अब मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। एच मैक्स है ना, उसको निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। लिखेंगे यहां पर मैक्सिमम, मैक्सिमम
हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हाइट तो चलिए पहले फाइंड कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट आप जानते हो कि इस प्रोजेक्टेड वेलोसिटी u के दो कंपोनेंट है, एक है u cos थीटा, एक है u sin थीटा। u sin थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है। आप निकालने जा रहे हो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, आप हाइट निकालने जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, हाइट के लिए पार्टिकल के पास जो भी हाइट आ रही है, जितना भी हाइट आ रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? u cos थीटा कि u sin थीटा, u sin थीटा कि u cos थीटा? ऑफ कोर्स u sin थीटा, क्योंकि यही लग रही है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, पार्टिकल को यही एक हाइट देगी। पार्टिकल जितना भी हाइट अटेन करेगा ना, इसी u sin थीटा की वजह से अटेन करेगा। ये तो लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना, ये लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो पार्टिकल यहाँ से कितनी दूर फेंकाएगा ना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पार्टिकल कितना हाइट अटेन करेगा, चाहे ये वाला हाइट, चाहे ये वाला हाइट, चाहे ये वाला हाइट, कोई भी हाइट, कितना हाइट अटेन करेगा पार्टिकल, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो u sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है। आप निकालने जा रहे हो मैक्सिमम हाइट, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो u sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो होती है v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2g h। ये तो आपने पढ़ा है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। एट मैक्सिमम हाइट v बराबर क्या हो जाएगी? v बराबर 0 हो जाएगी, तो इसको कर दोगे 0। और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगी? u sin थीटा। सर u है, अरे u को तो तूने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया ना, u cos थीटा, u sin थीटा, तो u का तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। अब कंपोनेंट के बारे में सोचो, u cos थीटा, u sin थीटा के बारे में। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो u sin थीटा, तो u के जगह पे लिख देंगे u sin थीटा के होल स्क्वायर, प्लस का जो साइन है उसको आप देंगे, फिर लिखेंगे 2। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो किधर लग रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमने इनिशियल वेलोसिटी को, डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा, जो किधर लग रही है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन मान लिया है। तो जी किधर लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, तो जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। हो गई नेगेटिव इंटू एच। एच क्या निकालने जा रहे हो? मैक्सिमम हाइट ना, मैक्सिमम हाइट, इसको कर देते हैं हम एच मैक्स, एच मैक्स कर देते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे 0 इजिकल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 2g h मैक्स हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2g h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप लिख देंगे h मैक्स, h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। जहां पर h मैक्स क्या है? h मैक्स क्या है? तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, अटेन्ड बाय पार्टिकल। तो आपका मैक्सिमम हाइट निकल गई, जो कितना आया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2g। जहां पर h मैक्स क्या है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। u इज द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ये जो u है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, वही है थीटा। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए अब हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज।
क्या निकालने जा रहे हैं? तो हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सब हो चुकी थी कल कि हॉरिजॉन्टल रेंज किसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी आज आपको बता दे रहा हूँ अगेन। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, पार्टिकल को आपने यहाँ से फेंका ना यहाँ से, और पार्टिकल जाकर कहाँ पर गिर रही है? तो पॉइंट पी पर गिर रही है। तो इस पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच के जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब आपने पार्टिकल को जहाँ से फेंका और पार्टिकल जहाँ पर गिरती है ना, पार्टिकल को आपने जहाँ से फेंका और पार्टिकल जहाँ पर गिरती है, उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। हमने पार्टिकल को पॉइंट ओ से फेंका और पार्टिकल पॉइंट पी पर गिर रही है, तो पॉइंट ओ और पॉइंट पी के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको कि हम आर से डिनोट कर दे रहे हैं। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल रेंज। आर क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज है, जो पॉइंट ओ और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है। चलिए, हॉरिजॉन्टल रेंज आप जानते हो, क्या जानते हो? तो एक बात, कल वाला बात मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको। कल हमने क्या देखा था कि भाई जो यू साइन थीटा है ना, वो टाइम के साथ वेरी करता है, चेंज करता है, लेकिन यू कॉस थीटा टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। यू कॉस थीटा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है। यू साइन थीटा तो टाइम के साथ चेंज करती है, वेरी करती है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन दैट इज यू कॉस थीटा कांस्टेंट होती है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। अच्छा, यू साइन थीटा टाइम के साथ क्यों वेरी करती है और यू कॉस थीटा टाइम के साथ क्यों नहीं वेरी करती है? यू कॉस थीटा क्यों कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन? इसका यदि आपको आंसर चाहिए ना, तो प्लीज आप कल वाला लेक्चर देखिए, प्लीज इसके जस्ट प्रीवियस वाला आप लेक्चर देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि यू साइन थीटा टाइम के साथ क्यों वेरी करता है और यू कॉस थीटा टाइम के साथ क्यों नहीं वेरी करता है, यू कॉस थीटा क्यों कांस्टेंट होता है। इसके लिए आपको कल वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, तो प्लीज जाइए आप देखिए, अवश्य देखिए। तो यू कॉस थीटा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होता है ना। आप जानते हो जहां भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है ना, जहां भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा? S बराबर v इंटू टी अप्लाई करते हैं ना जी, S बराबर v इंटू टी। ये आपने अच्छे से समझ लिया है। चलिए, तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं S बराबर v इंटू टी। S क्या है? डिस्टेंस है, v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या लगे, हम निकालने क्या जा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज ना, तो यहाँ पर S के जगह पर ले लेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज R, हॉरिजॉन्टल रेंज R ले लेंगे, इज इक्वल टू v क्या है? वेलोसिटी, v क्या है? वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। आप क्या निकालने जा रहे हो? हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। मुझे ये बताओ, इस हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, यू cos थीटा कि यू sin थीटा? ऑफ कोर्स यू cos थीटा, क्योंकि यू cos थीटा ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है, यू sin थीटा तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है ना। तो यू sin थीटा पार्टिकल को एक हाइट प्रोवाइड करती है और यू sin थीटा पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोवाइड करती है। यू sin थीटा पार्टिकल को एक हाइट प्रोवाइड करती है और यू cos थीटा पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पार्टिकल कितनी दूरी पर जाकर के गिरता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू cos थीटा। आप निकालने क्या जा रहे हो? तो हॉरिजॉन्टल रेंज ना, तो v के जगह पर क्या लोगे? यू cos थीटा ना, यू cos थीटा, यस यू cos थीटा लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर यू cos थीटा इनटू टाइम t। t क्या होगा? t क्या है? अच्छा, t क्या है? आपने क्या निकालने जा रहा है आप कि आप पार्टिकल को यहाँ से फेंके और यहाँ पर पार्टिकल गिर रही है, यहाँ से फेंके और पार्टिकल यहाँ पर गिर रही है, इसके बीच को डिस्टेंस निकालने जा रहे हो ना। तो टाइम क्या होगा?
तो पार्टिकल पूरा मोशन करने के बाद ना यहाँ पर गिर रही है। यहाँ से जब तुमने फेंका तो पार्टिकल पूरा मोशन करने के बाद यहाँ पर गिर रही है। और पार्टिकल पूरा मोशन करने में जितना समय लगाती है उसको क्या बोलते हैं? द टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो टी के जगह पर क्या लिख देंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट टी, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। याद है ना? यस। तो यहां से आर बराबर लिखेंगे यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू 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 टाइम ऑफ फ्लाइट टी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला तूने? कितना निकाला था? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? तो आया था 2 यू साइन थीटा अपॉन में जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? तो 2 यू साइन थीटा अपॉन में जी।
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए ये आपको हो गई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब थोड़ा फाइंड कर लेते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा कितना। तो बस आपके पास ये फॉर्मूला है, कितना है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये किसका फॉर्मूला है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। मुझे चाहिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर आर मैक्स। मैक्सिमम आर मैक्स मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। थीटा बराबर कितनी हो जाएगी, थीटा बराबर कितनी हो जाएगी, तो 45 डिग्री। तो इस थीटा को यहाँ पर रखिए 45 डिग्री को। तो आर मैक्स बराबर क्या हो जाएगी, आर मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा। थीटा कितना है 45 डिग्री ना, कितना लिख देंगे 45 डिग्री। अच्छा थीटा को जैसे तुम 45 डिग्री लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा को जैसे 45 डिग्री पुट करते हो ना तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री अपॉन में जी। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो यहाँ से आर मैक्स बराबर क्या मिल जाएगी आपको, यू स्क्वायर अपॉन में जी। यू स्क्वायर अपॉन में जी। यहाँ पर आर क्या है, आर मैक्स क्या है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। आर मैक्स क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। आर मैक्स क्या है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। यू इज द प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने देखा यदि किसी पार्टिकल को तुम 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हो ना तो पार्टिकल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन करती है। अब देखो कि मान लो यदि तुम किसी पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहे हो, यदि तुम किसी पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर रही है, तो आर। मान लिया हमने कि हमने किसी पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द ग्राउंड और पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर रही है, तो आर। अब यदि उसी पार्टिकल को हम एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं, उसी पार्टिकल को हम वापस 90 डिग्री माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी, कितना करेगी, तो वो भी आर ही करेगी। तो मतलब यदि आप पार्टिकल को या तो थीटा फेंकिए या फिर 90 माइनस थीटा फेंकिए, दोनों ही कंडीशन में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल रेंज आर ही कवर करने वाली है। तो यदि आप पार्टिकल को थीटा फेंकिए या 90 माइनस थीटा पर फेंकिए, आपको पार्टिकल सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी। किसी पार्टिकल को आप थीटा फेंकिए या 90 माइनस थीटा फेंकिए, दोनों कंडीशन में पार्टिकल सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी। तो इस इंपॉर्टेंट लाइन को भी आप याद रखिएगा। इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इफ अ पार्टिकल is projected at an angle theta and 90 minus theta or 90 minus theta, then the particle will covers same horizontal range। पार्टिकल दोनों कंडीशन में सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी। तो देखो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को आप रटना मत, आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से चीज़ों को समझना। जो कल का लेक्चर था या फिर जो आज का लेक्चर है, दोनों को लेक्चर आप स्वयं से कर सकते हो। वैसे तो पूरी फिजिक्स तुम स्वयं से एनालाइज कर सकते हो, पूरा
पूरा फिजिक्स तुम स्वयं से इमेजिन कर सकते हो। तुमको टीचर की आवश्यकता तो पड़ेगी, बट रटने के लिए नहीं, समझने के लिए। रटने के लिए नहीं, समझने के लिए। एक बार किसी भी टीचर का देखो, किसी भी टीचर का देखो जिससे तुमको समझ में आ रही है, ये मैं हूं या फिर कोई भी हो, तो जिससे भी आपको समझ में आ रही है उनको एक बार देखो और स्वयं से एनालाइज करो, स्वयं से इमेजिन करो क्या क्या हो रही थी, कैसे हो रही थी, और लिखो उसको। लिखो, स्वयं से डिराइव करो, स्वयं से लिखो। डरो मत, गलती हो जाएगी। स्वयं तुम अपने कॉपी पर लिख रहे हो भाई, कोई एग्जाम हॉल में तो नहीं लिख रहे हो, गलती हो जाएगी तो तुमको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, नेगेटिव मिल जाएंगे। अपने ही कॉपी पर लिख रहे हो ना, अपने कॉपी पर लिखो। अपने कॉपी पर लिखने में क्या डर है? छुप छुप के गलती करते हो, छुप छुप के अपने मम डर से छुपा करके बहुत सारे गलती करते हो, लोगों से छुपा करके बहुत सारे गलती करते हो, तब तो नहीं डरते हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो ये सारे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे तुम काम करते हो जो तुम छुपा के करते हो, नहीं बताते हो, उस समय तो नहीं डरते हो। तो फिजिक्स तुम स्वयं से रिवाइज करने में क्यों डरते हो? एक बार किसी का लेक्चर देखो, जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो, तो आप किसी का लेक्चर देखिए, मेरा देखिए या किसी का भी देखिए, जिससे आपको समझ में आए उनका लेक्चर देखिए और स्वयं से इमेजिन कीजिए, स्वयं से इमेजिन कीजिए, स्वयं से कल्पना कीजिए कैसे हो रही थी, क्या हो रही थी। उसको तुम लिखो कॉपी पे, उसको तुम लिखो, स्वयं से लिखो, स्वयं से डिराइव करो फॉर्मूला को। फिर ये फिजिक्स तुम्हारी है, फिर ये फिजिक्स तुम्हारे लिए सबसे सबसे इजी सब्जेक्ट होगी। करो तो सही, बिना किए कुछ नहीं होता है। आप किसी भी बड़े टीचर से पढ़ लो, किसी भी बड़े टीचर से पढ़ लो, फिजिक्स आपकी नहीं बन सकती है। फिजिक्स इज द नेम ऑफ सेल्फ स्टडी। बाकी विषय को मुझे नहीं पता, लेकिन फिजिक्स 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 इज द नेम ऑफ द सेल्फ स्टडी। फिजिक्स में आपकी तब तक पकड़ में नहीं आएगी, तब तक आपकी पकड़ फिजिक्स पे स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। भाई तुम कितना भी बड़े टीचर से पढ़ लो, नहीं होने वाली है तुम्हारी फिजिक्स पकड़। तुमको फिजिक्स वैसे के वैसे हार्ड लगते रहेगी, लगते रहेगी, जब तक तुम स्वयं से नहीं पढ़ोगे। तो फिजिक्स पढ़ने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका, इसके अलावा सारे तरीके बकवास गैयात है। तुम किसी भी टीचर के सुन रहे हो ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, किसी भी स्टूडेंट से सुन रहे हो ऐसे पढ़ो फिजिक्स, मेथड टू स्टडी द फिजिक्स, पता नहीं क्या क्या देखते हो, लेकिन तुमको उससे कितनी बेनिफिट हुई ये तो देखो। आज सुनते हो, थोड़ा एक्साइटेड हो तो फिर काम खत्म, क्योंकि वो चीज़ें ही गलत है, चीज़ें ही गलत है। फिजिक्स के बारे में बस एक ही चीज़ सही है कि तुम स्वयं से स्टडी करो, एक ही चीज़ें सही है। इसके अलावा सारे मेथड ऑफ स्टडी टू फिजिक्स इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। इसलिए तुम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हो, फिजिक्स को हार्ड मान करके इसको बंद कर देते हो, कॉपी किताब को बंद कर देते हो, दूसरी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको स्वयं से पढ़नी पड़ती है। तो फिर किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है क्या? मैं तो बोल तो रहा हूँ कि गाइस जाओ जाओ, यदि आप किताब पढ़कर स्वयं से इमेजिन कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार किसी टीचर को समझो, एक बार किसी टीचर को सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 10 बार सुनो, बट स्वयं से इमेजिन करना मत बोलो। लिखो सब कुछ स्वयं से, टू कॉपी मत करो। टू कॉपी देखो, कोई भी टीचर है, किसी न किसी से टीचर से सीखा हुआ है, मैं भी किसी से सीखा हूँ तो तुमको पढ़ा रहा हूँ। कोई भी बड़े टीचर से बड़े टीचर है, किसी भी बड़े टीचर का नाम ले लो, क्या वो उन पर आके भगवान हाथ रख दिए थे कि जाओ तुम फिजिक्स का विद्वान बन जाओगे? नहीं, वो भी किसी से सीखे हुए हैं। जिनसे वो सीखे हुए वो आपको बता रहे हैं। मैं जिनसे सीखा हुआ हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी किसी से पढ़ा हूँ, और भी जो भी जितने भी बड़े टीचर है वो भी किसी न किसी से पढ़े हुए। लेकिन वो मास्टर क्यों बना? क्योंकि उसने स्वयं से इमेजिन किया, स्वयं से इमेजिन किया। फिजिक्स के मास्टर वो नहीं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, फिजिक्स का मास्टर वास्तव में वो है जो स्वयं से इमेजिन करना जानता है। हो सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट का मास्टर वो उसको बोलते हैं जो पूरा जानते हो, लेकिन फिजिक्स का मास्टर केवल वही है भाई जो स्वयं से इमेजिन करना जानते हो। यदि तुम अपने सिलेबस के अंदर ये चीज़ें ही स्वयं से इमेजिन करना जानते हो ना, तो यू आर द रियल मास्टर ऑफ द फिजिक्स, नॉट जो टीचर इज द रियल मास्टर ऑफ फिजिक्स यदि वो इमेजिन नहीं करते हैं। यू आर द रियल मास्टर ऑफ फिजिक्स यदि तुम सिलेबस के अंदर ही ये चीज़ें ही स्वयं से इमेजिन कर सकते हो। तो डोंट फॉरगेट टू इमेजिन द फिजिक्स, टू प्रैक्टिस द फिजिक्स, टू रिवाइज द फिजिक्स। जितनी चीज़ें मैंने कल पढ़ाया
आज पढ़ाया, स्वयं से इमेजिन करो, स्वयं से रिवाइज करो, स्वयं से लिखो, फिजिक्स तुम्हारी होगी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो क्या सारे फिजिक्स, पूरी फिजिक्स तुम्हारी होगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।